आज हम बात करने वाले हैं जीआईसी की बेस्ट बुक्स की, क्या क्या बुक हमने फॉलो किया और क्या हमारे थे रिसोर्सेस, और उनमें से जो आपको बेस्ट लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन क्या होता है कि जो किताब हमने पढ़ाई है नहीं कि वो आप भी पढ़ें। होता क्या है कि सबकी बुक लिस्ट अपनी अलग अलग होती है, हमें जो बेस्ट लगा उसको हमने फॉलो किया था। सबसे बेस्ट यहाँ अगर बात करें हम तो स्टार्टिंग के लिए सबसे बेस्ट किताब होती है आपकी एनसीईआरटी। ये मेरे पास एनसीईआरटी है क्लास 12th की, जो कि हमने इसको फॉलो किया था, मतलब पढ़ाई था। ठीक है, तो ये थी सबसे मेरी पहली बुक एनसीईआरटी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जूलॉजी की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट फेमस बुक आर.के. पिल्लई, जो कि आपकी आती है स्पेशली फॉर नीट। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको थियरी भी दी हुई है और साथ साथ इसमें क्या है कि आपके इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं इसके पीछे, जिसको आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस में। तो ये हमें लगता है कि सबसे बेसिक बुक में आपका एक आर.के. पिल्लई और साथ में आपकी जो एनसीईआरटी है, अगर आप ये कवर कर लो तो एटलीस्ट आपका प्री तो यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। प्री के लिए सबसे बेस्ट किताब आपकी यहाँ पे जूलॉजी पोर्शन के लिए बात करें तो यहाँ पे आर.के. पिल्लई है और साथ में एनसीईआरटी। इसके बाद जो मैंने और किताब फॉलो की थी, तो अगर इसकी बात करें हम तो बायो में आपका 2 पोर्शन होता है, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी की तो हो गई आर.के. पिल्लई। जब बॉटनी की बात आती है तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो कि मुझे आज तक लगी वो है एम.पी. कौशिक मॉडर्न बॉटनी। ठीक है, ये आपकी क्लास 11th की है और इसी के साथ में आपकी पैरेलल किताब यहाँ पे आती है, इसका पार्ट 2, जो कि आप यहाँ पे इसी का सेकेंड पार्ट फॉर द क्लास 12th। ठीक है, तो ये सब जो हम बता रहे हैं अभी तक, तो आर.के. पिल्लई और साथ में आपका एम.पी. कौशिक, ये बुक्स अभी ये सिर्फ प्री के लिए बेस्ट है। मेंस के लिए हाँ हेल्पफुल है, लेकिन उतना अच्छा नहीं कि आप इसका कंटेंट जाके मेंस में लिख के आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मेंस के लिए कुछ अलग से और स्पेशल किताब भी फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन प्री के लिए आर.के. पिल्लई और एम.पी. कौशिक बेस्ट किताब है विथ एनसीईआरटी। ठीक है, इसके साथ में हमने क्या किया था कि जो भी इसमें सिलेबस में आपके टॉपिक मेंशन थे उसके लिए स्पेशलिस्ट अगर बात करें तो यहाँ पे एक बुक आती है आर.के. कोटपाल की, इसके 2 पार्ट आते हैं, एक वर्टिब्रेट एक इनवर्टिब्रेट। ठीक है, तो ये है आर.के. कोटपाल जो कि आपकी बुक्स है वर्टिब्रेट के लिए। वर्टिब्रेट में जितने भी टॉपिक्स आते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, आप उनके सबसे बेस्ट बुक आपके यहाँ है ये आर.के. कोटपाल की वर्टिब्रेट्स, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी का एक और आता है आपका यहाँ पे इनवर्टिब्रेट। ठीक है, ये आर.के. पिल्लई की यहाँ पे है ये इनवर्टिब्रेट। ठीक है, जो कि अगर जो उसमें मतलब नहीं दिया है वो, क्योंकि वो आपका जो पार्ट है वो है आपका वर्टिब्रेट का और ये आपका है इनवर्टिब्रेट का, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं फॉर द पोर्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट। ठीक है, इसके साथ में जो कि कुछ जैसे कि अगर इसमें देखें हम तो आपका इसमें सेल बायोलॉजी होता है, मॉलिक्यूलर होता है, ठीक है, जेनेटिक्स होता है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन और भी मतलब बहुत सारे पोर्शन होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कवर किया कि जो भी आपका बेसिक किताब था वो जैसे आर.के. पिल्लई और एनसीईआरटी, साथ में एम.पी. कौशिक, ये प्री के लिए सबसे बेस्ट किताब है। लेकिन जब मेंस की बात आती है फिर प्री में अगर आपको और एडवांस नॉलेज चाहिए तो हम सेक्शन वाइज बुक पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या था कि क्योंकि हम मतलब बहुत पहले से पढ़े थे और मेरा JRF भी हुआ था, तो उसके लिए हमने और भी किताब फॉलो किया था। तो उसमें क्या था कि हम इसको फॉलो किए थे मतलब सेक्शनल वाइज। तो अगर ये किताब देखें हम, ठीक है, ये किताब है के.वी. शास्त्री की एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो जो भी आपका टॉपिक है इस पोर्शन का, आप अगर इससे कवर करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेस्ट रिसोर्स है आपका इस पोर्शन के लिए पर्टिकुलरली। तो फॉर द एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के.वी. शास्त्री इज़ द बेस्ट बुक। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपका जो पोर्शन आता है इसमें साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, साथ में आपका मॉलिक्यूलर। इस पोर्शन के लिए मेरे पास एक किताब थी पी.के. गुप्ता की, जो कि बहुत मतलब काफ़ी मतलब पहली किताब है, तो भी ये भी काफ़ी बेस्ट है, इसके कंटेंट काफ़ी अच्छे हैं, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेल बायोलॉजी की स्पेशली एक किताब है सी.पी. पवार की, ये जो आपके सामने दिख रही है अभी, सी.पी. पवार फॉर द सेल बायोलॉजी। इसमें क्या है कि जितने भी पोर्शन है सेल बायोलॉजी के अलॉन्ग विथ सेल ऑर्गेनेल्स और भी टॉपिक जो हैं वो सबसे बेस्ट इसमें दिया हुआ है और आपके इस लेवल के लिए सबसे बेस्ट बुक है सेल बायोलॉजी की। ठीक है, इसके बाद जो जहाँ जहाँ क्वेश्चन आते हैं आपका लाइक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है बीरबाला रस्तोगी, ये आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, ये क्या है कि इसमें अगर हम देखें तो इसमें कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे तरीके से दिया हुआ है और हमें लगता है कि इस पोर्शन के लिए ये बुक सबसे बेस्ट है जो कि मार्केट में अभी तक अवेलेबल रही है। इन सब की तुलना में सबसे बेस्ट किताब मुझे लगता है कि इस पोर्शन में सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें लास्ट सेक्शन जो हमारा बचता है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसके लिए मेरे पास एक किताब थी पी.डी. शर्मा की। हालांकि ये पोर्शन हमारा एनसीईआरटी से कवर हो गया था, लेकिन हमें लगता था कि अगर हमें कुछ एडवांस चाहिए या फिर कुछ अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तो हमें लगता है ये बुक जो है सबसे बेस्ट है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की पी.डी. शर्मा की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं पहले से मतलब क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं कि जो बुक रिसोर्स हम फॉलो किए आप भी सेम टू सेम या फिर एट डिजिट वही आप फॉलो करो।
आप क्या कर सकते हो कि देखो, अगर बात करें यहाँ पे हम किसी भी पोर्शन की, लाइक सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर, चाहे फिजियोलॉजी, चाहे आपका इकोलॉजी, मार्केट में सेम पोर्शन की, सेम टॉपिक के और भी किताबें आती हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने जो पढ़ा अभी पढ़ो, आप अगर इससे बेस्ट कहीं मिलता है तो आप उसे पढ़ सकते हो। हालांकि मेरा जो अपना था वो बता रहे हैं कि मुझे ये बेस्ट लगा, मेरे पास ये रिसोर्स थे, तो हमने उसी को फॉलो किया। इसके साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो एक किताब आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, जो कि स्पेशली आता है फॉर द नेट एंड जेआरएफ, ठीक है। तो हमें लगता है कि नेट जेआरएफ लाइफ साइंस के लिए ये जो किताब आती है अरिहंत की, होता क्या है कि जो कंटेंट होता है, अगर आप बेसिक किताब पढ़ के जाओगे तो प्री के लिए तो आपका प्री हो जाएगा, लेकिन जब मेंस की बारी आएगी तो मेंस में आपको चाहिए एक अच्छा कंटेंट, और अच्छा कंटेंट देने के लिए आपको एक अच्छी किताब पढ़नी पड़ेगी। तो हमें लगता है अगर ये बुक अगर आप ले सकते हो, फिर मतलब, क्योंकि ये हमने लिया था इसके लिए नहीं, हमने इसको लिया था स्पेशली फॉर द लाइफ साइंस गेट, नेट और जेआरएफ, ठीक है। ये हो गई। इसी के साथ में लास्ट किताब जो हमारी बचती है वो हमने फॉलो किया था, पाथ फाइंडर की आती है लाइफ साइंस, जो कि 2 पार्ट में होती है। तो ये भी हमने इसके लिए नहीं लिया था, ये हम लिए थे लाइफ साइंस नेट जेआरएफ के लिए। तो इसके लिए बेस्ट किताब था। हालांकि जो टॉपिक इसमें उसमें सिमिलर हैं, क्योंकि अगर आपको कंटेंट एक अच्छे लेवल का चाहिए तो आप इस किताब को फॉलो कर सकते हो, ऐसा नहीं पूरा पूरा इसको पढ़ना होगा। हाँ, लेकिन जब बात आती है मेंस में आंसर राइटिंग की, तो अगर हम बेसिक किताब से पढ़ के आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर एवरेज रहेगा, फिर बिलो एवरेज रहेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी किताब से पढ़ के लिखोगे तो आपका आंसर टू द पॉइंट होगा और एक अच्छे लेवल का कंटेंट होगा आपके अंदर, आपके आंसर के, ठीक है। इसलिए हमने ये किताब पढ़ा और ये काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये मेरी पर्सनल नोट्स, जो कि प्री, देखिए प्री तो फैक्चुअल होता है, प्री तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जब मेंस की बात ही है तो मेंस में आपको जैसा उसमें होता है ना पूरा स्ट्रेटजी के साथ कि आपको कितना वर्ड लिमिट दिया है, 100, 150 या 250, तो उसको लिखने के लिए ये मेरे कुछ हमने आंसर इसमें लिखा था। एटलीस्ट मेरे पास 200 प्लस टॉपिक के आंसर है, मॉडल आंसर, ठीक है। और इसको मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा कि किस टॉपिक का आंसर कैसे लिखें, और अगर ये टॉपिक है तो इस पर बेस्ट अप्रोच क्या होगा इसके आंसर राइटिंग के लिए। इसके साथ अगर बताएं तो बुक लिस्ट ये हो गई। लेकिन अगर स्ट्रेटजी क्या रखा जाए, तो अगर हम बात करें थोड़ा सा प्री की, तो प्री में आपको पता होगा, अगर हम प्री की बात करें तो प्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू टाइप होते हैं। अब एमसीक्यू का सबसे बेस्ट यहाँ पे जो होता है ये है कि आंसर आपके सामने होता है, सिर्फ आपको उसको फाइंड आउट करके उस पर सिर्फ टिक करना होता है कि इन चारों ऑप्शन में से इसका कौन सा आंसर है। तो इसके लिए क्या चाहिए कि अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो, अगर कुछ क्वेश्चन आपके वो आते हैं कॉन्सेप्ट से, तो वो हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि अगर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, मान लो कि यहाँ पे कोई, यहाँ पे जैसे अगर उसका नेचर है रिकॉलिंग का, कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ें उसको रिकॉल करें तो ये हमारा हो जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा उसको रटना पड़ेगा एक तरह से। तो प्री का जो नेचर है वो अलग होगा फैक्चुअल का। और मुझे लगता है कि अगर आप देखिए, सबका अपना अपना होता है, तो मैंने प्री की कोई नोट्स नहीं बनाई थी। सिंपली क्या है कि बुक पढ़ते थे, उसी में उसको हाईलाइट कर दिया, फिर बाद उसको रिवीजन करते थे, ठीक है। तो प्री का ये था। हालांकि जब मेंस की बारी आती है तो मेंस के लिए अलग से आपको स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको आंसर राइटिंग करना ही पड़ेगा, और बार बार अपने आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमने आंसर लिखा है वो टू द पॉइंट एक्यूरेट है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं वो इररिलेवेंट हो गया। होता क्या है कई बार कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर लिमिट दिया गया है 150 वर्ड का, ठीक है, या 100 वर्ड का, या फिर 250 वर्ड का। तो अब इसमें ये होता है कि किसी ने कोई टॉपिक का जो क्वेश्चन है उसका आंसर उन्होंने 100 वर्ड में लिखा, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जो चीज़ें वो लिखा है, क्या बात है, वो इररिलेवेंट है कि रिलेवेंट है, ठीक है। तो मेंस के लिए, मेंस के आंसर राइटिंग के लिए आपको हम अलग से बनाएंगे इस वीडियो, और अगर पॉसिबल रहा, क्योंकि मुझे करना ही है, तो फिर जितने भी हमारे पास मॉडल आंसर हैं उसको हम शेयर करेंगे आप लोग के साथ में। इसके साथ में अगर और कोई डाउट होगा आपका, कि अगर कोई पोर्शन छूटा होगा बुक्स के, या फिर और कोई डाउट होगा, तो आप नीचे कमेंट में उसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा, और उस पर वीडियो बना के आपको अलग से उसका डाउट दूर किया जाएगा, ठीक है।